1972 में बनी थी और इसको बनाने वाले पर्सन का नाम क्या है? इसको बनाने वाले पर्सन का नाम है डेनिस रिचे। ये याद रखना, इसको बनाने वाले पर्सन का नाम है डेनिस रिचे। डेनिस रिचे जो है ना, इस लैंग्वेज को क्रिएट किए थे। ये लैंग्वेज बनी कहां पे थी? ये बनी थी बेल लैब के अंदर। अमेरिका के अंदर एक लैब है जिसका नाम है AT&T बेल लैब, पूरा नाम है अमेरिकन टेलीफोन टेलीग्राफ बेल लैब है। इस लैब के अंदर एक्चुअली लैंग्वेज बनी है। हालांकि डेनिस रिचे के साथ में पर्सन और भी थे जिनका नाम था केन थॉमसन। केन थॉमसन जो है ना, इन्होंने भी इस लैंग्वेज को साथ के साथ में तैयार किया है। तो डेनिस रिचे और केन थॉमसन, इन्होंने AT&T बेल लैब में अमेरिका के अंदर 1972 के अंदर ये लैंग्वेज एक्चुअली बनी है आपकी। और बेल लैब है क्या सर? बेल लैब एक्चुअली एक रिसर्च लैब है और ये AT&T कंपनी है आपकी। बहुत फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट है डेनिस रिचे। सी लैंग्वेज पहली ऐसी लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज से मतलब पहले और भी लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था बी लैंग्वेज। अब बी लैंग्वेज को इंप्रूव करके सी लैंग्वेज को बनाया था। तो एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये। इस लैंग्वेज का पर्पस क्या था, क्यों लेके आए थे इसको? तो सी लैंग्वेज को स्पेशली डिजाइन किया गया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बनाने के लिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था यूनिक्स। एंड ये वर्ल्ड का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक्चुअली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना है आपका। ये बना है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसको आप लोग कहते हैं सी लैंग्वेज कह रहे हैं। तो दुनिया का पहला ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको डेवलप किया गया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनते किसमें थे सर? इससे पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में बनते थे, काफी कॉम्प्लेक्स होते थे वो। सी लैंग्वेज डेवलपमेंट से थोड़ा इजी हो गया और यूनिक्स एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो तैयार हो गया। तो सी लैंग्वेज का मेन पर्पज ये था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। हालांकि और भी बहुत पर्पज है, लेकिन सबसे पहला पर्पज ये था। इसके एवोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, तो सी लैंग्वेज के समय साथ में जो स्टैंडर्डाइज किया गया और इसे एक नए फीचर्स जोड़े गए, लेकिन इसकी सिंप्लिसिटी को बनाए रखा। जैसे धीरे धीरे इसमें नए नए फीचर ऐड हुए थे, लैंग्वेज सिंपल ही रही थी और आज के टाइम पे भी इसको वाइडली यूज करते हैं बिल्कुल। तो पुरानी लैंग्वेज थी समझिएगा, उसमें अपडेट करते गए और धीरे 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 नया इसके अंदर लाते गए हम लोग। और ANSI-C जो है ना, C99, C11, C23 है। अब देखो ऐसा है कि ANSI-C का मतलब ये पहला ऑफिशियल स्टैंडर्ड था जो कि 1989 के अंदर बना था आपका। ANSI जो है ना आपका, ये पहला एक लैंग्वेज स्टैंडर्ड था आपका। और ये बना कब था? ये बना था 1989 के अंदर बना था आपका फर्स्ट वाला। फिर C999 जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड बना इसका नया, और ये स्टैंडर्ड आया था आपका 1999 में इसका स्टैंडर्ड आता था। उसके बाद भी C99 के अंदर कुछ नए फीचर्स जोड़े गए थे, जैसे कुछ नए डेटा टाइप आ चुके थे, कुछ लूप्स इंप्रूव कर दिए गए थे, कमेंट्स को इंप्रूव किया गया था इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट था इसके अंदर लूप्स जो है ना उसको इंप्रूव किया गया था। के साथ साथ इसके अंदर जो कमेंट है, उन कमेंट्स को एक्चुअली इसके अंदर जो है ना वो इंप्रूव किया गया था। और नए डेटा टाइप्स आ गए थे इसके अंदर, आपके नए डेटा टाइप्स है उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था यहाँ पे। और उसके बाद में एक नया वर्जन आया आपका, C11 वर्जन आया था। ये 2011 का था आपका, 2011 का C11 वर्जन था। ये मल्टी थ्रेडनिंग जो है ना इसमें सपोर्ट हुआ था और प्रोग्रामिंग फीचर्स थोड़े और बढ़ गए थे। फिर C23 है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, मॉडर्न इंप्रूवमेंट के साथ में है। तो पहले ANSI-C था, फिर C99 था, फिर C11, C23, ऐसे इसके वर्जन जो है ना वो समय समय के साथ में अपडेट्स होते गए थे आपके। अब अगर हम बात करते हैं सी प्रोग्राम के अंदर जो एसेंशियल हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है आपके पास में, सबसे बेसिक आपको ये समझना होगा इसका जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है आपका वो क्या रहेगा आपका। तो इसमें जो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग हैश इंक्लूड से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ये हैश इंक्लूड stdio.h है। एक्चुअली ये क्या है? तो हैश इंक्लूड stdio.h है, इसका मतलब ये है कि ये फाइल जो है ना H extension or header file containing shared function, declaration and macros। इसका मतलब ये समझिएगा आप लोग कि ये लाइन बेसिकली इंक्लूड कर रही है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को। जो stdio.h होता है ना आपका, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि ये होता है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका, ठीक है ना। इसको सीधा सीधे से तौर पे आप लोग कहा करते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, या स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लाइब्रेरी होती है आपकी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, उनको बेसिकली इंडिकेट करती है ये। stdio.h है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और h का मतलब यहाँ पे होता है एक्चुअली हेडर फाइल होता है। h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो सबसे सिंपल बात ये याद रखनी है आपको।
इसमें फंक्शंस कौन कौन से होते हैं आपके, तो इसके अंदर प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन होते हैं। ये अगर ये लाइन नहीं होगी ना तो प्रिंटफ काम ही नहीं करता है। तो इसमें फिर दो फंक्शंस आपके पास में होते हैं। एक फंक्शन होता है इसके अंदर आपका जिसका नाम है प्रिंट एफ होता है आपका, और एक होता है आपका इसके अंदर कौन सा सर, एक होता है आपका इसके अंदर स्कैनफ फंक्शन होता है आपका, स्कैनफ फंक्शन होता है। एक प्रिंटफ होता है, एक स्कैनफ होता है। स्कैनफ किसके लिए करते हैं सर यूज, हम स्कैनफ यूज करते हैं इनपुट के लिए यूज करते हैं, प्रिंटफ यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो प्रिंटफ यूज करेंगे आउटपुट के लिए, मींस प्रिंट लेने के लिए यूज करते हैं ये। तो ये बेसिकली प्रिंट लेने के लिए कह लीजिएगा आउटपुट के लिए, और ये इनपुट को लेने के लिए यूज करेंगे। अगर आपका stdio.h नहीं होगा तो इसका मतलब ये समझिएगा कोई आपका इनपुट आउटपुट में प्रिंट होगा ही नहीं, कहने का मतलब। उसके बाद में इंट मेन की बात करते हैं हम लोग। ये एक मेन फंक्शन होता है जहां पे आप लोग जो है ना बेसिकली क्या करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अगर मेन्स इंट इंटीजर होते हैं, आगे जाकर हम डेटा टाइप पढ़ेंगे, लेकिन हाँ पहली बात बताता हूं, जब भी अगर किसी प्रोग्राम में मेन अगर नहीं लिखा है तो इसका मतलब है ये प्रोग्राम फिर स्टार्ट नहीं होगा। ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहीं से ही होता है आपका। सीधी सी तौर पे आप लोग याद रखिएगा कि एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का जो स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होगा। तो हर सी प्रोग्राम में मेन बहुत जरूरी है। इंट का तो मतलब होता है इंटीजर रिटर्न के लिए यूज करते हैं। इंट एक आपका डेटा टाइप है, इसको हम लोग कहा करते हैं एक टाइप का ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ये इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है कोई इनपुट पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इनपुट पैरामीटर आपका ना हो, इनपुट पैरामीटर जो है ना, इनपुट पैरामीटर जो है ना इसके अंदर नहीं होगा आपका कोई भी। तो मेन का मतलब है कि प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट होगा आपका। उसके बाद में करली ब्रैकेट्स जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे मायने रखती है, क्योंकि आपको मैंने ना पहले एक बार बताया था सी लैंग्वेज को हम प्रोसीजरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जहां पे आपका एक एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे करली ब्रेसिस होता है, ये क्या करता है, डिफाइन द बॉडी ऑफ फंक्शंस। इसका काम होता है आपका कि जब भी करली आपको ब्रैकेट लिखनी है तो ये करेंगे क्या सर, तो इनका पर्टिकुलर काम होगा कि ये डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं सर, डिफाइन करेंगे द बॉडी। क्या किसकी बॉडी डिफाइन करेंगे, बॉडी डिफाइन करेंगे ऑफ द फंक्शन की, फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करेंगे कि हाँ इसमें एक्चुअली फंक्शन लिखा जाएगा आपका। मतलब जो भी कोड होगा वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही होगा, वही एग्जीक्यूट होगा, इसके अलावा कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये स्लैश दे रखे हैं आपके, ठीक है ना। ये एक्चुअली इसको कमेंट कह दीजिए, एक टाइप का कमेंट होता है, ये सिर्फ समझने के लिए होता है ये, ठीक है ना, और कुछ अलग से नहीं है। मतलब इससे कमेंट स्टार्ट होता है। तो ये जो सेक्शन है ना आपका, इससे स्टार्ट क्या होगा सर, इससे स्टार्ट होगा आपका कमेंट स्टार्ट होते हैं आपके। ये कंपाइलर इसको इग्नोर करता है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कंपाइलर जो है ना किसको इग्नोर करता है, तो ऑप्शन में आपको ये सेक्शन दिख जाए तो आप समझ लेना कि कंपाइलर जो है ना उसको क्या करेगा, कंपाइलर इसको बेसिकली इग्नोर करेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन है ये। कमेंट सिर्फ हमारे लिए होते हैं, कंप्यूटर के लिए नहीं होते हैं। तो ये कमेंट है, मतलब दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड, कहने का मतलब है ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। प्रिंटफ अभी भी बताया मैंने आप लोगों को, प्रिंट फंक्शन के लिए होता है। अब इसमें ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है ना, ऐसे जो आपका इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है वो लिखी जाती है, एक्चुअली स्ट्रिंग लिखी जाती है, आपकी स्ट्रिंग लिखी जाती है, ध्यान रखना आप लोग। और उसके बाद में आया सेमीकोलन। इस सेमीकोलन बहुत जरूरी है। सेमीकोलन एक्चुअली प्रोग्राम को इस लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, अगर ये नहीं लगा होगा ना तो क्या हो जाएगा, ये नहीं लगा होगा तो एरर आ जाएगा एक्चुअली आपका। लास्ट में रिटर्न जीरो लिखा हुआ है। रिटर्न जीरो क्या इंडिकेट करता है सर, सक्सेसफुली, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए यही होता है। इसका मतलब यही है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो गया है, बहुत सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। लास्ट में आउटपुट आ जाएगी आपके पास में, हेलो वर्ड आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको जो है ना आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट भी आपको यहां से याद कर लेना है डियर। और ये सारे एग्जाम्पल जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना आ जाते हैं, तो इनको सब याद रखना है आपको, ओके। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने अभी डेटा टाइप वर्ड बोला है ना सर, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, कौन कौन से आपके पास इंट कहा करते हैं। इंट का मीन्स क्या होता है सर, इंट का मीन्स होता है आपके पास में यहाँ पे इंटीजर होगा। इंट का मीन्स इंटीजर आपका, इसका मतलब है होल नंबर जो है ना सारे इसी में ही स्टोर करते हैं। इंटीजर का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसमें होल नंबर स्टोर होते हैं आपके, होल नंबर। जैसे कि एग्जाम्पल से आप ये कह सकते हो कि इंट लिखा है मैंने यहाँ पे और इंट ए लिखा है, इंटीजर ए दे दिया। ए वैसे एक वेरिएबल भी हो सकता है और 10 वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आपका 10 ही आने वाला है, ठीक है। एक रेंज हो जाती है ये वाली, और इसमें रेंज वगैरह भी दी जा सकती है कभी आपकी। इंटीजर की रेंज जो है ना आपके पास में वो
आगे मैं बताता हूँ, चलो माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस से लेकर प्लस तक जो है ना आपकी चलती रहती है, -2 से आगे 647 तक का ऐसे अलग अलग रेंज का गैप रहता है आपका इसमें। पहले एक बार हम लोग सिंपल लिख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से रहेंगे। उसके बाद में जो है ना आपके पास में यहाँ पे और अगर दूसरा इंटीजर एक होता है आपके पास में फ्लोट होता है। फ्लोट को अगर हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं तो वो क्या रहेगा सर, तो फ्लोट बेसिकली आपके पास में होता है कि जिसके अंदर हम लोग सिंपली लिखा करते हैं कि डेसिमल नंबर्स आते हैं। फ्लोट जो आपके पास में आता है ना, फ्लोट का मतलब होता है जिसके अंदर आप लोग लिखा करते हैं डेसिमल नंबर आता है। और जैसे इसकी मेमोरी साइज कितना होता है सर, तो ये 4 बाइट का होता है, एक्चुअली ये 4 बाइट का होता है ये वाला। तो इसको भी याद रखना आप लोग। इसको जनरली स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं उसको, इंटीजर को इंट से दिखाते हैं ना हम लोग, और इंटीजर को जैसे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसे भी होता है आपका, इस तरीके से भी दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। और इंटीजर के लिए, और इंटीजर भी आपके पास में जनरली 4 बाइट का ही होता है, ठीक है ना। ये भी आपका 4 बाइट का ही होता है, बाकी सिस्टम पे डिपेंड करता है ये वाला आपका, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखना। इंटीजर की रेंज में आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे -2 है, एक आपके पास में 147 होता है, एक 483 होती है इसकी रेंज आपकी, एक आपका 6 वाली 483 के अलावा आपके पास में 648 होता है। और यहां से लेके रेंज इसकी स्टार आगे जाती है प्लस वाले, +2, +147, +483, +647, यहां तक इसकी रेंज रहती है आपकी इंटीजर की। तो अगर किसी जो है ना आपको स्टूडेंट की मतलब मान लेते हैं एज लिखनी है या नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं तो हम इंटीजर यूज करेंगे। लेकिन फ्लोट कब यूज करेंगे हम लोग, फ्लोट हम लोग यूज करेंगे कोई आउटपुट हमें पॉइंटों में दिखानी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें 5.7 दिखाना हो, तब हम लोग फ्लोट यूज करेंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ऐसे चलेगा ये। एक डेटा टाइप इसके अंदर होता है जिसका नाम है आपके पास में डबल आपका है डेटा टाइप। और डबल डेटा टाइप का मतलब होता है आपके पास में कि लार्ज डेसिमल जो होते हैं ना आपके, जितने भी लार्ज डेसिमल को दिखाने के लिए, है तो डेसिमल ये, लेकिन ये लार्ज डेसिमल के लिए है। इसकी मेमोरी होती है 8 बाइट, मतलब 4 बाइट तक का है तो फ्लोट है, 4 से ऊपर हो गया तो फ्लोट में आ जाएगा आपका, जनरली 15 डिजिट के आसपास आ जाता है इसके अंदर आपका। जैसे कोई बड़ा नंबर आ गया, मान लो आपका 1 2 3.4 5 6 7 8 9, ऐसे कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ गया आपका, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फ्लोट दिखाते हैं। फ्लोट को हम लोग जो है ना ऐसे आइडेंटिफाई किया करते हैं, LF से जो है ना इसको हम लोग दिखाते हैं एक्चुअली, ठीक है। पर इतना जरूरी नहीं है, आपको जरूरी है याद करना सिर्फ और सिर्फ यही वाला याद, इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई का कोई ज्यादा नीड नहीं है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है सर कौन सा, इसके बाद में चौथा आता है आपके पास में डेटा टाइप जिसका नाम है कैर। कैर का मतलब होता है आपके पास में क्या, कैर का मतलब कैरेक्टर होता है ये, तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है ये, ध्यान रखना। ये क्या करेगा सर, ये करने वाला है आपका एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ये सिंगल कैरेक्टर इसके अंदर एक्चुअली स्टोर होने वाला है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा। और इसका मेमोरी कितना होगा, इसका मेमोरी होने वाला है 1 बाइट का, 1 बाइट इसका एक मेमोरी होगा आपका। और इसके लिए आप जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो जरूर याद कर देना, इसको C से हम लोग दिखाते हैं। अब इसमें एक याद रखना है, एस्काई वैल्यू बड़ी जरूरी है इसमें। एस्काई एक कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो कोड होता है आपका इसके अंदर जिसका नाम है स्टैंडर्ड एस्काई कोड होता है, जो 7 बिट का होता है आपका। इसके कैरेक्टर होते हैं 0 to 127, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ ले तो 128 बता सकते हो आप लोग। दूसरा होता है आपके पास में यहाँ पे एक्सटेंडेड, और दूसरा होता है आपका एक्सटेंडेड एस्काई जो कि 8 बिट का एस्काई होता है आपका। तो 0 से लेके और 255 तक का इसके अंदर रेंज होती है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 256 आते हैं। एस्काई के अंदर हम लोग कभी कैरेक्टर्स को दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, मतलब इंटरनली एस्काई वैल्यू ही स्टोर होती है इसके अंदर कैरेक्टर में, ये याद रखना आप लोग। आपको कैरेक्टर में ये बात याद रखनी है, एस्काई वैल्यू ही स्टोर होती है इसके अंदर, एस्काई वैल्यू स्टोर होती है इंटरनली। अब इसमें ना 65 का मतलब कैपिटल ए है, 66 का मतलब कैपिटल बी है, 67 का मतलब कैपिटल सी है, ऐसे करके जेड तक चलेगा। ऐसे स्मॉल एबीसीडी के लिए क्या होता है सर, 97 का मतलब स्मॉल ए है, 98 का मतलब स्मॉल बी है, 99 का मतलब स्मॉल सी होता है आपका, आगे ऐसे जेड तक चलेगा ये। तो ये एक्चुअली कैरेक्टर होता है, ध्यान रखना है डियर आपको, ठीक है। तो ये आपके पास में सारे बेसिक डेटा टाइप है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर होता क्या है। डेटा टाइप का मतलब होता है कि डेटा टाइप डिफाइन करता है टाइप ऑफ डेटा a variable can store and how much memory it will occupy. It means आपका सिंपल याद रखिएगा कि डेटा टाइप का मीन्स है आपका कि आप टाइप ऑफ डेटा,
डेटा किस टाइप का होता है ये बताया जाएगा इसके अंदर आपका। और के साथ साथ जो ना टाइप ऑफ डेटा के अलावा कोई एक वेरिएबल है, ठीक है ना, कोई एक वेरिएबल है वो स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लेने वाला है, कितनी मेमोरी लेगा। इट्स अ वेरिएबल कैन स्टोर एंड हाउ मच मेमोरी इट विल ऑक्यूपाई। तो डेटा टाइप का सिंपल इतना ही होता है कि मेमोरी वेरिएबल किस प्रकार का डेटा स्टोर करेगा और कितनी मेमोरी लेने वाला होगा आपका वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से कहना चाहूं कि इंट लिखा मैंने यहाँ पे और इंट ए इज इक्वल टू मैंने 10 लिखा, तो इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब आपने समझा कि ये क्या है सर, इसको आप ऐसे कमेंट दीजिएगा, कमेंट इसको आप दे दीजिएगा, ये इंटीजर बन गया आपका। परफेक्ट। मैंने जैसे एग्जांपल से आपके आगे लिखा है फ्लोट लिखा है और फ्लोट एग्जांपल से मैंने b इज इक्वल टू 5.3 लिख दिया, ये क्या है सर, इसको कमेंट क्या दूंगा मैं, इसको कमेंट में दे दूंगा कि ये एक डेसिमल नंबर हो जाएगा आपका। मैंने एग्जांपल से आगे लिखा कैर लिखा, कैर सी लिख दिया मैंने और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया a लिख दिया एग्जांपल से, ये क्या है सर, इसको कमेंट में क्या दूंगा, इसको कमेंट में देने वाला हूं मैं, कैरेक्टर देने वाला हूं इसको कमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो आपके सी लैंग्वेज के अंदर मेनली 4 टाइप की कैटेगरीज में डेटा टाइप आते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए हैं, जिनको आप लोग बेसिक डेटा टाइप कहा करते हैं, बेसिक कह लीजिएगा या इनको आप लोग प्राइमरी डेटा टाइप कहते हैं। सेकंड डेटा टाइप सी लैंग्वेज के अंदर आते हैं जिसको आप लोग कहा करते हैं सर ड्राइव्ड डेटा टाइप्स आते हैं आपके, ड्राइव्ड। थर्ड वाले कौन से है सर, थर्ड वाले इसके अंदर आते हैं आपके पास में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आते हैं आपके, यूजर डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आपके पास में आते हैं, ध्यान रखना आप लोग, यूजर डिफाइंड। एंड फोर्थ डेटा टाइप जो आते हैं उसको कहा करते हैं आप लोग वॉइड डेटा टाइप। तो बेसिक में आपके सबसे पहले वाला इंटीजर याद रखना आपको, इंटीजर मतलब होल नंबर्स वाला हो गया, 4 बाइट है, सिस्टम पर डिपेंड करता है बाकी तो मेन तो। दूसरा आता है आपका फ्लोट है, ये भी 4 बाइट का ही होता है। दूसरा आपके पास में होता है डबल 8 बाइट का होगा, लार्ज डेसिमल के लिए होता है ये वाला। और कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1 ही बाइट का होता है ओनली आपका, ठीक है ना, और सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करता है कैरेक्टर हमेशा। इसके बाद में आगे आते हैं हम लोग ड्राइव्ड डेटा टाइप आते हैं आपके। अब दूसरे जो डेटा टाइप है जिनको आप लोग कहा करते हो ड्राइव्ड, और जो ड्राइव्ड डेटा टाइप है आपके, ड्राइव्ड डेटा टाइप, इनमें सबसे पहला आपके पास में आता है एरे। एरे सबसे पहले आता है एरे। एरे का मतलब क्या होता है सर, सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है ये, इसको याद रखना आप लोग, ये सेम टाइप की जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है, ये सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यू जो होगा ना सर, मल्टीपल वैल्यू उनको बेसिकली स्टोर करता है ये वाला। तो सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को ये स्टोर करेगा। जस्ट लाइक आपने यूं लिख दिया एक एग्जांपल के तौर पे कि एक इंट लिख दिया आपने, इंटीजर, और इंटीजर ARR ऐसे दिखाते हैं इसको हम लोग, ARR और 5 लिख दिया आपने यहाँ पे एक। तो इसमें बेसिकली हम लोग जो ना क्या करते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं 10 है, 20 है, और उसके बाद में 30 लिख देते हैं, 40 लिख देते हैं और 50 लिख देते हैं हम लोग। ये एक टाइप का आपके पास में क्या होगा, ये एक टाइप का आपके पास में यहाँ पे एरे बन गई है, यहाँ पे होमोजेनियस टाइप का डेटा हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इसका एक एग्जाम्पल है ये। तो इसको आप लोग सिंपल से जो है ना वो याद कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे इसमें ना मुझे इसका रिजल्ट निकालना होता तो मैं इसका प्रोग्राम कैसे लिखता, तो इसका मैं सी लैंग्वेज का प्रोग्राम में जो कैरेक्टर प्रिंट करता होता मैं, तो इसका प्रिंट ऑफ करूंगा मैं, प्रिंट ऑफ है। अब मेरे पास में इंटीजर प्रिंट करने के लिए क्या आइडेंटिफायर होगा, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, %d बताया था मैंने आप लोगों को यहाँ, और ये एरे लगा होगा आपका एरे, और मैंने एग्जाम्पल से लिख दिया यहाँ पे 0। अब ये बेसिकली क्या है सर, ये बेसिकली जो है ना आपका 0 का मतलब 0 पोजीशन ये है, ये 0 से पोजीशन हमेशा स्टार्ट होती है, इंडेक्स ध्यान रखना, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एक ऐसे दे रखा है मैंने। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा आपका 10 आ गया, कमेंट में मैंने 10 रख दिया। अगर मैंने यहाँ पे मान लेते 3 दिया होता तो इसका आंसर क्या होता, इसका 40 आंसर हो जाता, मतलब 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो मेमोरी कॉन्टिन्यूअस इसके अंदर चलती रहती है आपकी, तो मतलब सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है ये, एक ही प्रकार की मल्टीपल वैल्यूज को ये स्टोर करता है आपका, वो एरे होता है। दूसरा डेटा टाइप इसके अंदर आता है आपका कौन सा, दूसरा डेटा टाइप आता है सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है सर, पॉइंटर मतलब पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस स्टोर करता है, ध्यान रखना। ये क्या करता है सर, ये आपका एक वेरिएबल एड्रेस जो होते हैं ना आपके वेरिएबल एड्रेस, इस वेरिएबल एड्रेस को ये स्टोर करने का काम करेगा, वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करेगा ये। एक एग्जांपल से आप ये समझिएगा कि मैंने सी लैंग्वेज के अंदर जो है ना एक इंटीजर लिया, इंटीजर a असाइन टू 10, मतलब a के अंदर वैल्यू मैंने जो है ना 10 रख दिया आपका। अब मैंने एक इंटीजर लगा देता हूं और
पॉइंटर लगाता हूं मैं एक आपका यहाँ पे पॉइंटर और m% a लगाता हूं, मतलब एंड a लगा दिया, कहने का मतलब यहाँ पे मैंने, तो इसका मतलब ये एंड ए का मतलब है ये एड्रेस ऑफ है, इसका मतलब होता है एड्रेस ऑफ, इसको लिखते हैं हम लोग क्या, इसको लिखते हैं हम लोग एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ, एड्रेस ऑफ किसका सर, एड्रेस ऑफ वैल्यू एट द एड्रेस, वो एड्रेस ऑफ किसका सर, जिसमें ये जो है आपका ये इसका जो है ना आपके पास में यहाँ पे वैल्यू एट द एड्रेस, इससे जो वैल्यू होगी आपकी वैल्यू एट द एड्रेस, इस जगह पे जो वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। तो इसका जनरली हम लोग यूज किया करते हैं डायनामिक और डायनामिक मेमोरी के लिए, फंक्शन हम लोग एरे का यूज किया करते हैं, याद रखना। पॉइंटर हम लोग वेरिएबल एड्रेस वगैरह जो होता है ना उसको हम लोग स्टोर करते हैं, तो वो पॉइंटर आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंटर मतलब ऐसा समझ लीजिएगा एक घर का एड्रेस समझ लो आप लोग, वेरिएबल एड्रेस मतलब घर का एड्रेस जैसे समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो कोई भी आप वैल्यू, जैसे आपने ए की वैल्यू 10 रख दी है, एड्रेस है, तो पी क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, ये एडवांस प्रोग्रामिंग के लिए, मेमोरी कंट्रोल के लिए वहां इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं हमारे पास में अगले कौन से सर, अगले आते हैं आपके पास में यहाँ पे जो पार्ट आते हैं इसके अंदर, मतलब आप लोग अगला जो एड्रेस इसके अंदर पढ़ोगे पॉइंटर के बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी आता है वो आता है फंक्शन आता है। तो नेक्स्ट आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे फंक्शन। तीसरा आपके पास में आता है यहाँ पे क्या, फंक्शन आता है। फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड का सिंपल सा मतलब है आपके पास में रीयूजेबल, ठीक है ना, जो बार बार यूज हो सकता है, तो रीयूजेबल, रीयूजेबल ऑफ कोड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, या रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बल्कि बोलेंगे हम लोग, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है ना। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो है ना इसके नाम से जान सकते हैं इसको हम लोग। अब रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है आपका, पहले तो आपको फंक्शन को समझना है। जैसे कैलकुलेटर का ऐड बटन होता है ना आपका, वैसे ही फंक्शन काम करता है, मतलब ये काम करने वाला एक ब्लॉक है, ऐसे समझ लीजिएगा आप लोग, और कुछ अलग नहीं है ये वाला। अब इसके अंदर आप ना एक मतलब समझिएगा आपका एग्जांपल से, जैसे सी का इंट है, इंट मैंने जिस एग्जांपल से ऐड कर दिया, तो इसमें मैंने लिख दिया इंट, लिख दिया इंट ए है, कोमा इंट बी है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग जो है ना इसके अंदर क्या करिएगा, एक करली ब्रैकेट्स के साथ में लिख के, और प्रोग्राम को यहां से मैंने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, रिटर्न कर दिया मैंने, और मैंने ये कह दिया कि रिटर्न करना है आपको ए प्लस बी करना है, ठीक है ना, ए प्लस बी, और ये बंद कर दिया। तो रिजल्ट क्या आएगा सर इसके अंदर, ये रिजल्ट इसमें ऐड हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास में कोई भी वैल्यू ऐड करनी है आपको, यहाँ पे मैंने जैसे इंटीजर में ए की वैल्यू रख दी होती है आपके, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देती 5 में रख देता, बी की वैल्यू हमारे पास में 3 रख देता मैं यहाँ पे। तो अब ए और बी की वैल्यू ऐड करके रिजल्ट क्या आता, रिजल्ट आ जाता 8 आ जाता। वेरिएबल मेरे को डिफाइन करना था मतलब, ठीक है। इसके बाद में एक टाइप का डेटा होता है आपका, जिसका अंदर हमारे पास में आता है आपका स्ट्रक्ट आता है डियर, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में यहाँ पे स्ट्रक्ट आता है आपका, जिसको कहा करते हैं मेनली हम लोग मिक्स्ड डेटा के आते हैं हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बेसिकली कहा करते हैं मिक्स्ड डेटा के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड डेटा के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट के क्या रहेगा हमारे पास में, स्टूडेंट का जैसे एग्जांपल से यूं समझो आप लोग कि आईडी है, स्टूडेंट का आईडी होगा वो कैसा डेटा होगा, स्टूडेंट का आईडी होगा वो एक इंटीजर होगा आपका। अब स्टूडेंट का कोई नाम होगा, तो नाम बेसिकली किसमें आएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा एक्चुअली कैरेक्टर का आएगा आपका, दोनों मिक्स हो गए ना आपके पास में, है ना। तो इसको आप यूं कह सकते हो, ऐसा समझिएगा कि जब भी कभी सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग ना तैयार करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्ट लिखा करते हैं, स्ट्रक्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट लिख दिया, स्ट्रक्ट यहाँ पे मैंने स्टूडेंट लिख दिया है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्ट लिखा है यहाँ पे, और एक मैंने इसके अंदर प्रोग्राम लिखा है, जैसे इंट लिखा है मैंने यहाँ पे, इंट लिखा है आपका, इंट आईडी लिखा, और उसके बाद में मैंने लिखा एग्जांपल से कैर, कैर कैर लिख दिया मैंने एग्जांपल से, नेम लिख दिया, और एग्जांपल से मैंने इसमें इसकी लेंथ दे दी कि 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही जगह अलग अलग डेटा आएगा, आईडी नाम भी आ जाएगा और कैरेक्टर नेम भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। नेम में मतलब किसी बच्चे का नाम वगैरह है वो भी आ जाएगा यहाँ पे। तो स्ट्रक्ट टाइप का डेटा होता है एक डेटा आपके पास में यहाँ पे होने वाला है, इसके अंदर कौन सा, एक होगा यूनियन। तो यूनियन टाइप का जो डेटा टाइप होता है ना आपका, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सर मेमोरी सेव बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। इसको हम लोग सीधे सीधे तौर पे बोलते हैं मेमोरी सेव, ठीक है ना, मेमोरी सेव के लिए। मतलब ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा, स्ट्रक्ट से डिफरेंट होता है। स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है, सब डेटा अलग अलग स्टोर होगा,
लेकिन यूनियन का मतलब होता है सब डेटा सेम जगह पे स्टोर हो जाएगा। जो भी डेटा होगा आपके पास में वो बेसिकली सेम लोकेशन पे स्टोर हो जाता है आपका, सेम लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा आपका। तो इसका दोनों में थोड़ा सा फर्क ये रहता है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब है मेमोरी शेयर करता है ये वाला, इसको सीधे तौर पे हम लोग ये बोला करते हैं कि मेमोरी शेयर करता है, ये मेमोरी शेयर करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग इसको भी, जैसे कि हमने कहा है यहाँ पे कि यूनियन लिया, यूनियन डेटा और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने, इंटीजर ले लिया एक हमने, इंटीजर ए, और उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लोट लिखा है, फ्लोट बी लिख दिया मैंने। अब फ्लोट है तो डेसिमल वैल्यूज होगा आपका, और यहाँ पे प्रोग्राम जो है ना आपने इसमें एंड कर दिया है कर्ली ब्रैकेट्स के साथ में, सब कुछ को एंड कर दिया। एक ही टाइम पर एक ही वैल्यू जो है ना इसमें वैलिड रहेगी आपकी, मेमोरी शेयर कर लेगा, एक या तो इंटीजर वैलिड रहेगी या फ्लोट वैलिड रहेगी इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा एक फंक्शन इसके अंदर होता है आपके पास में जिसका नाम है, मतलब एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम है एनम। अब ये क्या होता है सर, ये नेम कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है आपका, नेम कांस्टेंट जो है ना उसके लिए इसका यूज करते हैं हम लोग, नेम कांस्टेंट के लिए इसको हम लोग जो है ना वो यूज किया करते हैं, नेम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो सी जो है ना आपके पास में, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है एनम, और एग्जाम्पल से एनम डे लिखना चाहते हो आप लोग, तो इसके अंदर आप लोग अलग अलग डे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मंडे लिख दिया आपने, ठीक है ना, आपने लिख दिया ट्यूसडे लिख दिया आपने, वेडनेसडे लिख दिया, है ना। तो ये सब कुछ आपको लोग जो है ना इसमें यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब इसमें पोजीशन देखो, मंडे की पोजीशन क्या है, मंडे की पोजीशन 0 है, इसके 1 है, इसके 2 है ना, इस तरीके से चलेगा ये वाला। इसके बाद में आपके पास में और भी होता है, एक और बच गया इसके अंदर, और वो होता है आपके पास में टाइप डेफ, वो होता है आपके पास में टाइप डेफ। टाइप डेफ जो होता है ना सर, ये एग्जिस्टिंग टाइप को नया नाम देता है आपका। पहले से कोई टाइप है आपके पास में, कोई भी एग्जिस्टिंग टाइप है, और उस एग्जिस्टिंग टाइप को जो है ना क्या करेगा, ये एक न्यू नाम देगा। ये एग्जिस्टिंग टाइप है उसको क्या करेगा सर, ये उसको एक ये न्यू नेम देगा, न्यू नेम देगा ये एग्जिस्टिंग टाइप को। अब इसमें जैसे एग्जांपल से आप ये समझिएगा कि आपने ये लिखा है टाइप डेफ लिखा आपने, और आगे लिख दिया आपने इंटीजर लिख दिया, इंटीजर नंबर लिख दिया आपने, इंटीजर नंबर। तो अब नंबर आप अलग से डिफाइन कर दो, नंबर को आप अलग से डिफाइन कर दो, नंबर x इज इक्वल टू 10 लिख दो आप, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि एग्जिस्टिंग टाइप थी ऑलरेडी इंट नंबर ही था, पर नंबर को आपने x वेरिएबल देके 10 और वैल्यू रख दी, अलग से आप लोग जो है ना उसको डिफाइन कर सकते हो। अगला आता है आपका वॉइड डेटा टाइप। तो वॉइड डेटा टाइप कौन से होते हैं सर, वॉइड जो डेटा टाइप होते हैं आपके, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं होना, नो वैल्यू, ठीक है ना, नो वैल्यू। इसको आप सीधे सीधे तौर पे कहा करते हैं, एमपीटी के नाम से जानते हैं, एमपीटी कह दो या नो वैल्यू कह दीजिएगा। तो वॉइड कभी भी लिखेंगे आप लोग, इसका मतलब होता है सिंपल सा कोई भी वैल्यू नहीं होना, सिंपल सा मतलब है ये आपका इसका। सो ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा भी आपके पास में होते हैं मॉडिफायर्स टाइप के भी होते हैं आपके, ठीक है ना, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर्स जो होते हैं ना सर आपके सी लैंग्वेज के अंदर, मॉडिफायर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, ये डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं सर, ये डेटा टाइप जो होते हैं ना आपके, डेटा टाइप उनको ये मॉडिफाई करने का काम करते हैं, डेटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं केवल, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आपको मैं कहता हूं, एक मॉडिफायर का एग्जांपल लेता हूं, शॉर्ट है। अब शॉर्ट जो है ना सर आपका, ये स्मॉल साइज है, इसका मतलब शॉर्ट का मतलब है स्मॉल साइज। तो शॉर्ट इंट ए जैसे इसका लिख लीजिएगा, ठीक है ना, इसका एग्जांपल है आपका शॉर्ट इंट ए। अच्छा, इसके अलावा जैसे लॉन्ग लिखा है मैंने, लॉन्ग का मतलब क्या है, लॉन्ग मतलब लार्ज साइज है, तो इसको इसका एग्जांपल आप यूं लिख लीजिएगा कि लॉन्ग इंट ए, ठीक है, ये लार्ज साइज का हो जाएगा। एक होता है साइंड टाइप का मॉडिफायर आपका, साइन। अब साइन है तो इसका मतलब आप समझो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाएगा। तो जब भी कभी आप साइन लिख रहे होते हो तो साइंड का मतलब यही होता है, साइंड इंट ए, जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने ये वाला, तो इसका मतलब है या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव में होगा। एक अनसाइंड कभी भी लिखा, अनसाइंड वैसे लिखा नहीं जाता है, पर इसका मतलब आप अपने आप में समझ लीजिएगा कि जब भी कभी भी अनसाइंड होता है ना तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो इसको हम दिखाते कैसे हैं, इसको दिखाते हैं हम लोग अनसाइंड इंट ए दिखा दो, अनसाइंड इंट ए दिखा दीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। तो अनसाइंड जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंट x इज इक्वल टू 100 लिख दो आप लोग, x इज इक्वल टू 100 लिख दो आप लोग, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है ही नहीं आपका ये, ठीक है।
तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक बार के लिए मैं आप लोगों को इनका क्विकली रिवाइज कर देता हूं सारे डेटा टाइप को। जैसे कभी भी इंट लिखा जाए आपका, तो आप मोटे तौर पे समझ लेना इंट का मतलब क्या होता है। इंट का मतलब होता है सर इंटीजर होता है, ठीक है। जब कभी भी आपके पास में डेटा टाइप लिखा जाए, फ्लोट लिखा जाए, फ्लोट का मतलब आप समझ जाना कि वो होगा सर डेसिमल होगा आपका, फ्लोट मतलब डेसिमल होगा। जब कभी भी आपके आगे लिखा जाए डबल लिखा जाए, ठीक है ना, डबल लिखा जाए, और डबल का मतलब होता है कि ये आपका लॉन्ग डेसिमल बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, हाई प्रिसीजन वाला होता है, या इसको कह सकते हो आप लोग लॉन्ग डेसिमल के नाम से जानते हैं। एक आपके पास में यहाँ पे कैर के बारे में बात करते हैं। कैर, तो कैर क्या होता है सर? कैर का मीन्स होता है आपके पास में यहाँ पे कैरेक्टर बोलते हैं। कैर को हम लोग बोला करते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर के नाम से जानेंगे। एक आपके पास में एरे आता है। एरे, एरे का मतलब होता है सर मल्टीपल वैल्यूज के लिए होता है ये वाला, ठीक है ना। अभी बताया था ना मैंने, ये होमोजीनियस वैल्यूज रहती है तो मल्टीपल टाइप में लिख जाती है, तो मल्टीपल वैल्यू जो है ना उसके लिए है ये। फिर हमने बताया था पॉइंटर के बारे में बात की थी। पॉइंटर का मतलब क्या था सर? पॉइंटर का मतलब समझिएगा एड्रेस ही होता है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे पॉइंटर था आपका। इसके बाद में हमने कहा था, एक आपको बताया था स्ट्रक्ट बताया था, इसका मतलब मिक्स डेटा था, और मैंने एग्जांपल दिया था स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, जैसे दोनों आ जाएगा, कैरेक्टर भी आ जाएगा इसके अंदर, इंटीजर भी आ जाएंगे ऐसे टाइप से, ठीक है। एक मैंने बताया था आपको यूनियन बताया था। यूनियन का मतलब बताया था आपको मैंने शेयर्ड मेमोरी बताया था, ठीक है ना। ये मेमोरी क्या करता है सर? शेयर करता है आपका, एक बार में एक ही लिखा जाता है पर मेमोरी शेयर कर लेता है ये। इसके बाद में मैंने आपको बताया था एनम बताया था, और एनम आपका बताया था कांस्टेंट के लिए बताया था। एनम जो होता है ना आपका, ये होता है किसके लिए सर? एनम यूज करते हैं हम लोग कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, हम लोग कांस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। एक मैंने बताया था आपको यहाँ पे टाइप डेफ बताया था। टाइप डेफ, इसका मतलब है ये एग्जिस्टिंग कोई नया नाम से सेव कर देगा, जैसे सेव एज होता है ना वैसे समझो। और एक मैंने बताया था आपको वॉइड बताया था, तो वॉइड का मतलब होता है आपके पास में कि कोई वैल्यू ना होना, नो वैल्यू, नो वैल्यू है इनका, ठीक है। और बाकी आप लोग स्पेसिफायर भी याद कर सकते हो। कौन कौन से स्पेसिफायर्स होते हैं आपके? इंट का स्पेसिफायर याद कर लेना आप लोग, कौन सा होगा? इंट का होगा m%d होगा। इसके अलावा फ्लोट का स्पेसिफायर आप लोगों को याद रखना है, तो फ्लोट का स्पेसिफायर होता है m%f होता है आपका। इसके अलावा आपसे डबल का पूछ लिया जाए तो डबल का जो स्पेसिफायर होगा ना वो होगा, ध्यान रखना आप लोग, m%lf याद कर लेना, इतना जरूरी नहीं है वैसे ये वाला तो। इसके अलावा कैर का जो आपका होगा वो m%c होगा आपका, ठीक है। तो इन सबको टाइप को आपको याद कर देना है डियर, ठीक है। इनको कभी नहीं भूलना आप लोगों को, एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं डेटा टाइप, और कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाए तो आप लोग इनसे जवाब दे सकते हो। ओके है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, पूरा प्रोग्राम समझा ही दिया था। अब कुछ आपके पास में जैसे कुछ लाइब्रेरी हेडर्स होते हैं आपके, ठीक है ना। अभी कौन कौन से लाइब्रेरी हेडर्स हो सकते हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं आपके पास में कि लाइब्रेरी हेडर कौन कौन से हैं। तो जैसे जो है ना आपके पास में यहाँ पे पहला stdio.h दे रखा है, जैसे तो क्या करता है? डिफाइन कोर इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, एग्जांपल स्क्रीन प्रिंटिंग एक्सेट्रा है, इनको एक्सप्लेन करता है ये। तो ये stdio.h का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। stdio का मतलब ही होता है आपके पास में कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, और h का मतलब हो गया हेडर फाइल है, वो तो पहले दे ही रखा था हमारे पास में यहाँ पे, है ना। तो ये सिंपली प्रोवाइड करता है, प्रिंटफ है प्रिंट करने के लिए, स्कैनफ है इनपुट के लिए, ये सिंपल यही प्रोवाइड करता है आपका। दूसरा आता है std lib, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का काम होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, रैंडम नंबर कन्वर्जन्स के लिए, वहां यूज करते हैं ये वाले। तो ये बेसिकली न्यूमेरिक कन्वर्जन्स के लिए होता है, जैसे सूडो रैंडम जनरेटर्स है, मेमोरी एलोकेट करता है, उसके लिए होगा ये वाला। अब जैसे एग्जांपल से आपको कोई स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है ना, स्ट्रिंग दे रखी है, string स्ट्रिंग दे रखी है, उसको आपको इंट में, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तब हम लोग जो है ना इंपॉर्टेंट फंक्शन का एक यूज करते हैं जिसका नाम है atoi। एक फंक्शन होता है, इसका हम लोग यूज किया करते हैं यहाँ पे atoi। ऐसे है जैसे रैंडम नंबर के लिए एक रैंड फंक्शन होता है, मेमोरी फ्री करने के लिए फ्री होता है आपका, मेमोरी एलोकेट करने के लिए मेलोक होता है, ऐसे कई फंक्शंस होते हैं, वो याद नहीं करने आपको, वैसे बता रहा हूं कि जनरली इसका यूज होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए आपका। इसके बाद में होता है जैसे ये यूं समझ लो नॉर्मल लाइफ में, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने लॉटरी का टिकट भर दिया हो, अब लॉटरी तो रैंडमली किसी एक की निकलेगी ना, तो उसके लिए होता है, ऐसा समझो ये। अब string.h है, ये किसके लिए होता है सर? ये स्ट्रिंग पर काम करने के लिए होता है, यूज फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड मैनिपुलेशन फंक्शंस बोलते हैं इसको हम लोग। अब स्ट्रिंग कई टाइप की होती है, जैसे आप एक सिंपल सा समझिएगा, एक स्ट्रिंग लिखी है
STRLEN, तो इसका मतलब होता है लेंथ की स्ट्रिंग है ये। एक है STR, जैसे होती है CPY, इसको बोलते हैं कॉपी स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग। एक CMP भी होती है, कंपेयर स्ट्रिंग भी होती है। तो जनरली ये स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना या स्ट्रिंग को हैंडल करना इसलिए है, नामों को कंपेयर करना, जैसे कंपेयर स्ट्रिंग दे देते हैं 2-3 नाम जैसे कंपेयर करना। मैथ.h है, ये मैथ फंक्शन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। सिंपल सी बात है, आपका कॉमन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जैसे आपने लिख दिया SQRT, लिख दिया आपने SQRT लिख दिया आपने, तो ये स्क्वायर रूट का हो गया। जैसे आपने लिख दिया POW लिख दिया, ये पावर का हो गया। जैसे आपने साइन लिख लिया, ये साइन आप जानते ही हो, साइन थीटा कोस थीटा आपने पढ़े ही होंगे बहुत बार, तो साइन कोस हो गया जैसे। तो ये जनरली मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए मैथ.h आपका, तो कैलकुलेटर जैसा काम करेगा समझो। एक होता है std-def.h आपका। std-def.h का मतलब है बेसिक इनपुट और मैक्रोज के लिए होता है ये वाला, मतलब डिफाइन यूजफुल टाइप और मैक्रोज के लिए जनरली यूजफुल फंडा जो आपका फाउंडेशनल टाइप एंड मैक्रोज के लिए है। जैसे मतलब पॉइंटर अगर खाली है, नल जो है इसी के अंदर आता है, नल है खाली, पॉइंटर को दिखाने वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग। std-int.h है, ये फिक्स साइज इंटीजर के लिए होता है। जैसे मैंने एग्जांपल से लिख दिया आपके आगे int 8 लिख दिया, int 8t, तो ये 8 बिट का है एक्चुअली आपका। ऐसे 16 लिखा है तो 16 बिट का है, 32 लिखा तो 32 बिट का है, 64 लिखा 64 बिट का होगा आपके पास में, तो उसके लिए अलग अलग होगा ये वाला। तो इसको आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। तो इसके बाद में आगे आता है यूनिवर्सल एंट्री की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। और यूनिवर्सल एंट्री के अंदर आपके पास में रिटर्न टाइप के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। इसको मैंने वैसे एक्सप्लेन कर ही दिया है पूरे को आप लोगों को, इंट क्या होता है, मेन क्या होता है, वॉइड क्या होता है, आपका करली ब्रैकेट्स क्या होती है, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। इंट आपके पास में एक फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं। मेन एक एंट्री पॉइंट होता है, इससे आपका फंक्शन जो है ना सबसे पहले क्या करता है सर, स्टार्ट होता है आपका। फिर वॉइड है, वॉइड का मतलब क्या, अगर एम्प्टी ब्रैकेट्स है या वॉइड लिखा है, इसका मतलब है फंक्शन के पास में कोई आर्गुमेंट नहीं होता है आपका, सिंपल सा है ना। तो मेन प्रोग्राम की शुरुआत होगी, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया आपका यहाँ पे सबसे पहले। इंट का मतलब रिटर्न टाइप हो गया, ये इंडिकेट कर देगा फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेटस को। और उसके बाद में एंट्री के बाद में आपके पास वॉइड का मतलब कोई पैरामीटर्स नहीं है। उसके बाद में आपके पास में करली ब्रैकेट्स है, इसके अंदर ही प्रोग्राम है वही चलेगा बस आगे। कमेंट के लिए मैंने आपको बता दिया था, एक कमेंट के लिए ये आपका स्टेटमेंट्स हो गया। इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर इन सी मस्ट बी टर्मिनेटेड बाय ए सेमीकोलन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को सी लैंग्वेज का कंपाइलर क्या करेगा, सेमीकोलन से बेसिकली उसको एंड कर देगा, टर्मिनेट करता है। प्रिंट ऑफ जो होता है ये डिस्प्ले के लिए, प्रिंट करने के लिए। रिटर्न 0 है, सेंड एंड एग्जिट स्टेटस है, बैक टू द ओएस, ये मतलब वापिस जाता है आपका। नॉन जीरो इंडिकेट है एंड अबनॉर्मल एरर्स के लिए। उसके बाद में सी लैंग्वेज के प्रोग्राम, जैसे आप लोगों के पास टेक्स्ट एडिटर। अब सी लैंग्वेज कैसे है, कंपाइलर बेस्ड होती है। कंपाइलर का काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना या सोर्स कोड को एक्चुअली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। जो सी लैंग्वेज मतलब फाइनल जो कंपाइल्ड रन है डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल डेटा है उसको कंप्यूटर रीडेबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम कोर कंपोनेंट ऑफ विंडोज, लिनक्स एंड मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम में जैसे माइक्रो कंट्रोलर इन वॉशिंग मशीन, और इसके साथ साथ जो है ना मशीन माइक्रोवेव्स, और के साथ साथ आप बात कर सकते हो प्रिंटर्स के लिए भी आप लोग जो है ना वो भी कह सकते हो। और इसके अलावा गेम इंजन्स के लिए बात करते हो आप लोग, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स, डेटाबेस इंजन्स, आईओटी। आईओटी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो हम इंटरनेट के थ्रू घर के डिवाइसेस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि सी लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर बिल्ट विद सी का मतलब है सी लैंग्वेज से क्या क्या चीज बन रही है। सी लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, इसका यूज हम लोग लो लेवल प्लस में फास्ट सिम्टम के लिए कर रहे हैं। अब सबसे पहले जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। इसके अलावा विंडोज है, लिनक्स है, मैकिंटोश है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, वो सारे इसी से बनते हैं क्योंकि फास्ट होती है, हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है, मेमोरी कंट्रोल इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल होता है घर के अंदर जो आपके वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, प्रिंटर्स है। एम्बेडेड मतलब छोटे डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है, कार कंट्रोल सिस्टम हो गया, रिमोट हो गया, क्योंकि ये मेमोरी कम लेती है सी लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, तो इसी करके जो है ना इसमें बनाते हैं हम लोग। गेम्स इसी में बनते हैं, आपके गेम चलाने वाला गेम इंजन होते हैं, कोर सिस्टम जो है ना इसी से बनता है, हाई स्पीड के कारण ये वाला है ना, और गेम स्मूथ चलाने में हेल्प करता है।
कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की बात करता हूं मैं, तो कंपाइलर कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है पेज बाय पेज, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन बदलता है आपका। तो पाइथन वैसे इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज आपकी बेसिकली आपका जो है उस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको माई एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है आपके, तो ये आपका बेसिकली जो है ना डेटाबेस, डेटा को स्टोर करने वाला सिस्टम है, ये इसी लैंग्वेज से ही बना है। ह्यूज डेटा को हैंडल करना, आईओटी आजकल हमारे घर में जो आपके स्मार्ट बल्ब हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, स्मार्ट होम हो गया, उन सब के लिए इसी का ही यूज करते हैं हम लोग। तो लैंग्वेज ऑफ ये तो मैंने बता ही दिया जहां पे यूज हो रही है आपकी। अब हम ये भी हम पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी, और अब सिंटेक्स में भी ये भी पढ़ चुके हैं, सेमीकोलन भी कैसे चलते हैं, सोर्स कोड है, और उसके बाद में प्री प्रोसीजर, फिर कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, एग्जीक्यूटेबल, मेमोरी और सीपीयू तक पहुंचता है। इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है इसका आपका। कंपाइलर का काम सोर्स कोड को बाइनरी में बदलता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और डेवलपर क्या होता है सर, बेसिक्स मतलब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तो फोर्थ स्टेप है। लेवल 1 पे तो पहला वेरिएबल, डेटा टाइप, लूप और फंक्शन है, फिर एरे, स्ट्रिंग चलता है, फिर आर्किटेक्चर चलता है, फिर उसके बाद में आपका सिस्टम पे फाइनल डेटा जाता है आपका। अब अगर हम लोग जो है ना यहाँ पे एक वर्ड आया है आपके पास में यहाँ पे, वो आता है हमारे पास में यहाँ पे लूप आता है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो लूप के बारे में जो है ना उसको भी हम लोग समझते हैं कि लूप्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो हमारे पास में जो ब्लैंक स्लाइड ली थी हमने, पहले हम लोग लूप्स के बारे में बात करते हैं कि लूप होते क्या है। पहले तो आप लूप का मतलब समझो कि लूप यूज करते हैं रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। लूप को हम लोग ये जाना करते हैं क्या सर, लूप का मतलब होता है कि ये करते हैं एक्चुअली रिपीट करते हैं, रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड, रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड। एक कोड होता है आपका, उसको ही बेसिकली बार बार रिपीट करवाते हैं। मतलब इसी काम को अगर आपको बार बार करवाना हो ना, तो हमें लूप का यूज करना होगा। सी लैंग्वेज में 3 लूप होते हैं आपके, मेनली 3 लूप का यूज करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला लूप होता है फोर लूप होता है, और दूसरा लूप होता है यहाँ पे वाइल, वाइल लूप होता है, और तीसरा होता है आपके पास में यहाँ पे डू वाइल, डू वाइल लूप होता है, डू वाइल, ठीक है। 3 लूप होते हैं आपके पास। आप यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में समझना है, हमें फोर लूप के बारे में समझना है कि फोर लूप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो है ना आपके पास में लूप, फोर लूप क्या है सर, फोर लूप सबसे सिंपल लूप है, सबसे ज्यादा यूज भी फोर लूप का ही करते हैं हम लोग वैसे, ठीक है ना। वैसे तो कहीं डिपेंड करता है, ऐसे तो मैं नहीं कह सकता कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है हमें यहाँ पे कि कौन सा यूज है। अभी फोर लूप का मतलब है जब पता हो कि कितनी बार कोई काम करना है ना, तब फोर लूप यूज करेंगे। पहले से सब कुछ डिफाइन होगा हमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक की चीजों को प्रिंट करना है, तो आप फोर लूप ही यूज करोगे। फोर लूप कैसे लिखेंगे सर हम लोग, जैसे सी लैंग्वेज में हमने सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फोर लिखा हमने, ठीक है, और हमने इंटीजर डिफाइन कर दिया, इंट कर दिया, इंट आई असाइन 1 कर दिया हमने, इसको हमने टर्मिनेट किया। आई की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू हो आपकी 5 तक, और उसके बाद में मैंने कर दिया आई प्लस प्लस। ये आपका क्या करेगा, ये इंक्रीमेंटल आपने हिस्सा लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद में आपने कह दिया यहाँ पे प्रिंटफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, प्रिंटफ। और प्रिंटफ के अंदर आपके पास में यहाँ पे आपने लिख दिया है %d लिखा है यहाँ पे आपने %d और आई लिख दिया आपने, ठीक है। तो इसके अंदर आप आपके पास में इसको आपने पूरे को बंद कर दिया, यहाँ पे इसको कर लेकर स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जो है ना बेसिकली वो 1 से इनिशियलाइज होगी। आई की वैल्यू को कंपेयर करेगा, ये आई की वैल्यू जो है ना 1 से स्टार्ट होगी। अब 1 या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। 5 को देखेगा, 5 या तो 5 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 5 बराबर ही है। आगे 6 आया, 6 पे देखेगा 6 ना 5 से छोटा है ना बराबर है आपका। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा आपका स्टॉप हो जाएगा इसी जगह पे आपका, ठीक है ना। तो सीधा सीधा काम है इसका, स्टॉप हो देगा। तो फोर लूप जो है ना, जब काउंटिंग पता होती है ना आपको, उसी के लिए जनरली हम लोग फोर लूप का यूज करते हैं। जो दूसरा आता है आपके पास में, जिसको कहा करते हैं हम लोग वाइल लूप के नाम से जानते हैं, वाइल लूप। वाइल लूप बेसिकली आता है जब कंडीशन पे कोई काम करना हो, आपको पर्टिकुलर कंडीशन पे ही आप काम करते हो ना, तब आप लोग जो है ना वाइल लूप का यूज करोगे। मतलब आप यूं समझिएगा कि आप ये काम करता है, ध्यान रखना आप लोग, कंडीशन पे काम करता है, ये कंडीशन लूप बोलते हैं इसको वैसे कभी कभी हम लोग। फॉर एग्जाम्पल हमने इंट लिखा है, इंट आई असाइन टू 1 आपने लिखा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद में आपने लिखा है यहाँ पे वाइल, और जो वाइल है आपका, वाइल आई
लेस देन और इक्वल टू 5 आपने लिख दिया है, ये कंडीशन आपने पहले दे दी है, ठीक है। उसके बाद में आपने प्रोग्राम का जो कोड है वो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा प्रिंटफ कर दिया और m%d, इसका मतलब तुम समझ गए ना, मैं इंटीजर के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, और i लिख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने कर दिया है यहाँ पे i प्लस प्लस इंक्रीमेंट भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, और इसको बंद कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये पहले कंडीशन चेक करेगा, इतनी देर वाले में पहले कंडीशन नहीं देखी जाती, इसमें सबसे पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले चेक करेगा, ये सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन सही है क्या, कंडीशन हाँ सही है, अगर कंडीशन सही है ना तो प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन अगर ठीक है तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में प्लस प्लस होगा फिर, ठीक है। तो आई क्या करेगा, आई 1 प्रिंट कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, 5 भी कर देगा। 6 तो कंडीशन गलत है, कंडीशन गलत होते आगे वो कोई प्रिंट नहीं करेगा, ना इंक्रीमेंट होगा कुछ आपका। तो यूं सिंपल समझो, वाइल क्या करेगा, जब तक कंडीशन सही है तब चलेगा, कंडीशन अगर गलत होगी ना, 4 में देखो स्टार्टिंग में कोई कंडीशन नहीं देखी गई थी, स्टार्टिंग चलता गया था, बस जहां मतलब गलत हुआ वहां पे अपने आप ही रुक गया, स्टार्टिंग में कंडीशन ही देखी, ये पहले ही कंडीशन ही देख रहा है आपका। तीसरा जो लूप है आपके, उसका नाम है डू वाइल लूप। अब ये क्या है सर, डू वाइल, डू वाइल का मतलब होता है कि ये कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, कम से कम जो है ना ये 1 टाइम तो आपका चलेगा ही चलेगा, एक बार तो आपके पास में 1 टाइम, इसको हम लोग बोला करते हैं एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, कम से कम होगा, एक बार तो प्रिंट करो ही करो, फिर बाद में कंडीशन चेक करेगा ये। इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाएगा, इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हो आप लोग, से इंट लिखा आपने, आई असाइन टू आपने 10 दे दिया वैल्यू, ठीक है। अब आप डू प्रोग्राम लिखा आपने, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया आपने, उसके बाद में आप लिखो प्रिंट, लिखो प्रिंट, और उसके बाद में m%d कर दिया, जैसे आपने एग्जांपल से, ये किसके लिए, इंटीजर के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, और आई वैल्यू को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद में इसको बंद किया, और वाइल, और जो वाइल है आपके पास में उसमें मैंने i इज लेस देन 5 कर दिया एग्जांपल से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले प्रिंट हो गया कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने i की वैल्यू 10 डिफाइन कर दी ना, तो सबसे पहले प्रिंट 10 हो गया स्टार्टिंग में, एक बार तो प्रिंट हो गया। अब फिर ये कंडीशन देखेगा, फिर कंडीशन देखिए यार, मतलब 5 से नीचे करना था, i 5 से नीचे होना चाहिए था, 10 तो बड़ा हो गया, इस करके फिर बाद में क्या करेगा, जैसे ही इसने क्या की, जैसे इसने कंडीशन को चेक किया तो इसको पता लगी कि कंडीशन तो यार फॉल्स थी, कंडीशन फॉल्स थी, तो वहीं पे ये रुक जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो डू वाइल का मतलब यूं समझो कि पहले काम करेगा बाद में चेक करेगा, ये इतना काम है इनका, ठीक है। तो इतना याद रखना, फोर लूप जो है ना आपका तब काम आता है, इन तीनों का आप लोग जो है ना कंपैरिजन टाइप से यूं समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि इसको फोर लूप के अंदर जो है ना हमारे पास में यहाँ पे वो क्या रहेगा, फोर लूप का मतलब है कि फिक्स जब काउंटिंग होती है ना आपकी तब ही यूज होता है। जैसे आपने यहाँ पे 4 लिख लिया है, ठीक है ना, और फोर लूप जो है ना इसका मतलब क्या होगा, फोर लूप का मतलब होगा कि जब नंबर ऑफ टाइम्स पता होगा आपका, फिक्स काउंटिंग जब भी होती है ना आपकी, फिक्स काउंटिंग आपको पता होता है तब ये काम करता है आपका। और वाइल लूप जो है ना, हालांकि काम तो कंडीशन पे ही करता है वो भी, ये क्या है कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलता है, इसका कोई फिक्स का कुछ नहीं पता आपका, ठीक है ना, ये चलता है सिर्फ और सिर्फ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही, कंडीशन इसमें जरूरी है आपका। और डू वाइल का मतलब क्या था सर, तो डू वाइल का मतलब ये था आपका कि ये एटलीस्ट चलेगा ही चलेगा आपका, एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, बस एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा एक बार में, तो ठीक है। तो सिंपल आप लोगों को इनको याद रखना है कि कंडीशन कब चेक होती है, फोर लूप में पहले कंडीशन चेक हो जाती है, वैसे तो कंडीशन वाइल में भी पहले हो जाती है, डू वाइल में बाद में कंडीशन चेक होती है आपके यहाँ पे, ठीक है ना। और फोर लूप में आपसे अगर पूछा जाए कि मिनिमम रन कितना होता है, फोर लूप में जो मिनिमम रन होता है ना सर वो 0 होगा, इसमें 0 होगा, इसमें कम से कम एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा आपका, पक्की बात है आपकी, ठीक है। और कंडीशन कब चेक होती है ये भी मैं लिख देता हूं, इसके अंदर जो आपकी कंडीशन जो है ना, कंडीशन जो है ना इसके अंदर वो चेक होती है कब सर, ये पहले ही चेक हो जाएगी, मतलब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले ही चेक हो जाएगी, इसमें भी कंडीशन पहले ही चेक हो जाएगी बिफोर, इसके अंदर कंडीशन बाद में चेक होती है आफ्टर। एग्जाम में बहुत ज्यादा ये बात पूछ ली जाती है आपकी, तो इसको जरूर ध्यान रखना है डियर आपको, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी को काउंटिंग करना है, 10 बच्चों को काउंट करना है, तो फोर लूप लगाएंगे। और जैसे आप सिंपल समझो अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से, किसी आदमी को जिम में जाके 10 बार पुशअप करना है, तो 10 ही पुशअप करने हैं ना, तो फोर लूप है, फिक्स नंबर पता है, जब तक पुशअप करते रहो, कहते हैं जब तक थक ना जाओ, तो वाइल लूप है।
और डू वाइल मतलब यूं समझा कि यार आप मेरे को कहोगे पुशअप करो सर, मैंने कहा नहीं यार मेरे से नहीं होते, आप तो सर एक बार ट्राई तो करो, मैंने एक ट्राई कर लिया, जस्ट ट्राई करके देख लिया, होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो बात खत्म। मतलब ये एक बार ट्राई डू वाइल के अंदर आता है आपका। तो काउंट जब पता है, फिक्स होगा कुछ भी तो फॉर लूप है। कंडीशन डायनामिक होती है आपकी, इसमें यूजर इनपुट पे डिपेंड करता रहेगा। डू वाइल में एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा ही होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम लोग ये वाला। तो इनको आप लोगों को ने सबने समझ लिया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली बात हम लोग जो है ना यहाँ पे सी लैंग्वेज के ऑपरेटर और बताता हूं आप लोगों को मैं क्या होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, सबसे ज्यादा जरूरी आता है। सी लैंग्वेज के जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स जो है ना वो कौन से होते हैं। अब सी लैंग्वेज के ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, काम करने वाला सिंबल है, समझ लो। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल के लिए प्लस माइनस वगैरह होते हैं ना ऐसे। सी लैंग्वेज के ऑपरेटर होते हैं 6 टाइप के होते हैं आपके, कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं ये। एक ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज के अंदर जिसका नाम है आपके पास में अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है आपका, ठीक है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। दूसरा ऑपरेटर होता है इसके अंदर आपके जिसको कहा करते हो आप लोग रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हो, रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर आता है आपका जिसको कहा करते हो आप लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हो, लॉजिकल। चौथा ऑपरेटर आता है इसके अंदर जिसका नाम है आपके पास में असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और फिफ्थ ऑपरेटर आता है जिसको आप लोग कहा करते हो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। अभी अभी मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता रहा था ना, इंक्रीमेंट भी और इसके साथ साथ आप लोग लिख सकते हो डिक्रीमेंट भी लिख सकते हो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। एक ऑपरेटर आता है आपका जिसको कहा करते हो आप लोग बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर आपका, ठीक है। अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या आएगा सर, तो अर्थमेटिक का जो मतलब है ना आपका, इसका मतलब सारा है, पहला यहां पे लिख देते हैं हम लोग। पहले नंबर पे आपके पास में आता है अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक का मतलब है आपका जिसके अंदर आपका प्लस आएगा, माइनस आएगा, गुना आ जाएगा, भाग आ जाएगा, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लाई हो गया है। इसके अलावा आपके पास में मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये परसेंटेज वाला ना, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इनको तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जांपल से बस सिंपल। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर निकालना, ठीक है। दूसरे आपके पास में ऑपरेटर कौन से, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं आपके, रिलेशनल, इसका मतलब क्या होगा सर, जैसे ये सिंबल होता है इक्वल टू का, ये याद रखना आप लोग, ये होता है इक्वल टू का सिंबल आपका। ये सिंबल होता है आपके पास में नॉट इक्वल टू का, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का होता है आपका, ठीक है। इसके बाद में ये अच्छे से जानते हो ग्रेटर देन होता है, ये भी अच्छे से जानते हो लेस देन होता है आपके पास में, ये भी अच्छे से जानते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये होता है लेस देन इक्वल टू होता है आपके पास में, या स्मॉलर देन इक्वल टू कह दीजिएगा आपको, सिंपल है। उसके बाद में आता है आपके पास में लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं आपके, ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं सर लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है ना आपके, लॉजिकल ऑपरेटर्स ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कंडीशन पे काम करते हैं। ये जैसे आपके गेट मैंने बताए थे आप लोगों को, लॉजिक गेट वाला एक चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने, तो उसके अंदर लॉजिक गेट वाले हैं। जैसे ये वाला जो सिंबल है ये नोट गेट का सिंबल है आपका, इसमें मतलब 0 देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 देंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसे काम करता है ये। और एक इसके अंदर होते हैं आपके पास में ये एंड का सिंबल है, ध्यान रखना आप लोग। एंड के अंदर क्या होता है सर, एंड के अंदर 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे भी 0 आता है आपका, और 1 0 पे भी 0 आएगा, 1 1 पे आपका 1 आएगा। मल्टीप्लाइंग गेट होता है ना ये, ट्रू फॉल्स भी कह सकते हो आप लोग। एंड में तभी ट्रू आएगा, इसको आप लोग ट्रू भी लिख सकते हैं, इसको आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। 0 को फॉल्स कहते हैं और ट्रू को 1 कहते हैं हम लोग। तो एक भी अगर फॉल्स होगा तो सब फॉल्स हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग की तरह काम करता है ये, ठीक है। एक आपके पास में ऑपरेटर आते हैं जिनको कहा करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक आता है हमारे पास में असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है ना आपके पास में वो कौन से हैं सर, तो असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। ये काम करते हैं एक्चुअली वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आपके पास में सिंपल एक अकेला लिखा हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं असाइन। इक्वल टू मत बोल देना इसको, डबल होगा तो इक्वल टू होगा आपका। ये प्लस और इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब पहले ऐड करोगे आप लोग, ऐड करके फिर असाइन करोगे आप लोग, ऐड करके असाइन करोगे। ऐसे ही आपका माइनस और इक्वल टू है तो ये मतलब वही सब्ट्रैक्ट करके असाइन करेगा। ऐसे मल्टीप्लाई और असाइन हो जाएगा आपका, ऐसे डिवाइड और असाइन भी हो जाएगा आपका, ठीक है।
तो सिंपल सा है, इसके अंदर आपके पास में वैल्यू आएगा ये। जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे आपने लिखा है इंट, लिखा इंट ए असाइन, सॉरी ये नहीं आएगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें यहाँ पे प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ये इतनी छोटी छोटी गलतियां भी गलती है यहाँ पे, ठीक है। इंट 5 इंटीजर मतलब ए कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने कर दिया ए प्लस असाइन 3 कर दिया मैंने एग्जांपल से। तो इसका क्या कमेंट डालेंगे हम, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, इसका मतलब ये होगा आपका, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, तो ए का रिजल्ट आया ए प्लस 3 आपका। एक आते हैं आपके ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आप लोग इधर ही लिख लेते हैं, चाहे इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, ठीक है ना। वैल्यू को बढ़ाना, वैल्यू को घटाना, ठीक है ना। ये आपने a इज इक्वल टू 5 दिया, a प्लस प्लस करोगे 6 आ जाएगा, a माइनस माइनस करोगे तो आपका घट जाएगा वैल्यू, है ना। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। हालांकि इसके अंदर भी ना आपके पास में दो टाइप के होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में। एक इंक्रीमेंट होता है आपका, जैसे यूं समझो a प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब होता है पहले यूज होगा बाद में इंक्रीज होगा। और अगर ये लिखा होता प्लस प्लस ए लिखा होता तो मतलब पहले इंक्रीज हो जाएगा फिर वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है। तो जैसे एक मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे इंट मैंने लिखा इंट ए असाइन टू 5 लिख दिया एग्जांपल से, ठीक है। अब मैं अगर ए प्लस प्लस वाली बात करता ना यहाँ पे, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या है, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास में 5 आएगा आपका, ठीक है ना। और अगर मैं प्लस प्लस ए लिखता तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7 आ जाएगा आपका। तो प्लस प्लस ए का मतलब है पहले इंक्रीज होगी वैल्यू आपकी, ठीक है ना। तो पहले एक वैल्यू इंक्रीज हुई फिर आगे बढ़ गया हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कहने का सेंस है एक बार दो बार वैल्यू इंक्रीज कर दी मैंने, पहले हमने क्या किया, पहले यूज कर लिया, पहले 5 का यूज कर लिया, देखो बाद में अब इंक्रीज होगा, बाद में आगे 6 7 ऐसे बढ़ता जाएगा आपके पास में, ठीक है। चलो और अगले आते हैं आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब बिट वाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं सर आपके, बिट वाइज, तो बिट वाइज ऑपरेटर में आते हैं आपके बिट पे काम करते हैं ये, ठीक है ना। ये बिट्स पर काम करते हैं एक्चुअली। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं एंड की बात करता हूं, तो ये एंड जो होता है ना आपके पास, इसको एंड बोलते हैं हम लोग, ये सिंगल बिट वाला है आपका, ठीक है। और बिट वाइज ऑपरेटर में जो नोट होता है, नोट को इस तरीके से दिखाते हैं आप लोग, ये ऐसा सा तो हम लोग ऐसे से सिंबल दिखाते हैं, ठीक है। ये है नोट आपका, और इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग राइट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट शिफ्ट और एक राइट शिफ्ट, इस तरीके से चलेगा ये वाला, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास में ऑपरेटर्स हैं, याद रखना, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, और इसके अलावा असाइनमेंट, इंक्रीमेंट भी हो गया, और तो याद रखना था आपको। और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है ना। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, सी लैंग्वेज को आप लोग मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते ही हैं, ठीक है, ये सब समझते हो क्योंकि इसी पे बेस सारी लैंग्वेजेस बनी है। सी लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या है, हाईली एफिशिएंट होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन पे काम करती है, डायरेक्ट हार्डवेयर एंड मेमोरी एक्सेस कर सकती है, और बिल्ट इन फंक्शंस इसमें बहुत सारे होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पे काम करती है। ड्रॉबैक भी है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स नहीं होते, कोई आपके पास में यहाँ पे ऑटोमेटिक गार्बेज जो है ना आपके पास में यहाँ पे वो भी नहीं रहते हैं आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका कोई बिल्ट इन एग्जीक्यूशन हैंडलिंग नहीं होती है आपके यहाँ पे, ये तो खैर हमने पहले पढ़ लिया, प्रिंट ऑफ स्कैनर वगैरह ये तो हो गया, ये फंक्शन भी पढ़ लिया हमने यहाँ पे। ये सी के 5 टोकन्स होते हैं आपके पास में, आइडेंटिफायर्स आपके होते हैं 32 कैरेक्टर्स, और कीवर्ड्स भी होते हैं सी लैंग्वेज के। कीवर्ड भी बताता हूँ, कीवर्ड का मतलब होता है जो फिक्स वर्ड होता है ना उसको कीवर्ड कहते हैं। सी लैंग्वेज में टोटल 32 रिजर्व कीवर्ड है, ध्यान रखना आप लोग, टोटल सी लैंग्वेज के 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं आपके। सारे कीवर्ड याद नहीं कर दें, कुछ इसके इंपॉर्टेंट मैंने जैसे आपको ये फिक्स वाले जो प्राइमरी आपके टाइप के थे, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, वर्ड्स है, ये आपको मैंने कुछ बताए हैं। इनको आप लोग कहा करते हैं डेटा टाइप कीवर्ड्स कहते हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और इसके अलावा और भी होते हैं वैसे तो, जैसे लूप वाले कीवर्ड मैंने आपको बताए थे, फॉर लूप और डू लूप, फॉर है, डू है, वाइल है, ऐसे होते हैं आपके। कुछ आपके जंप वाले भी होते हैं वैसे तो, ठीक है ना। मैं आपको लिख देता हूं इनको भी, इनको यहां लिख देता हूं मैं। सी लैंग्वेज के जो कीवर्ड्स हैं आपके पास में, सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स है वो टोटल कितने होते हैं 32। इनका मतलब पहले से फिक्स होता है, आपका ध्यान रखना आप लोग, फिक्स टाइप के कीवर्ड है ये, ठीक है। अब सी लैंग्वेज के अंदर एक टाइप का कीवर्ड मैं लिखता हूं जिनको बोलते हैं कंट्रोल कीवर्ड। कंट्रोल कीवर्ड, कंट्रोल कीवर्ड्स का मतलब होता है ये प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं हम। जैसे इसके अंदर एक इफ आता है आपका, इफ क्या करते हैं सर, इफ यूज करते हैं हम लोग
कंडीशन के लिए यूज किया करते हैं। इफ यूज करते हैं हम लोग कंडीशन के लिए यूज करते हैं, इफ और कंडीशन। एक आता है आपके पास में यहाँ पे एल्स, एल्स यूज करते हैं हम लोग। एल्स बेसिकली होता है अल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं हम लोग। एल्स यूज करते हैं अल्टरनेटिव के लिए, मतलब अगर इफ वाला प्रोग्राम नहीं चला देन हम लोग जो यूज करेंगे ये अल्टरनेटिव लिखना चाहिए हमें। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब है कि अगर इफ कंडीशन जो है ना आपके पास में वो नहीं एग्जीक्यूट हुई है तो हम लोग जो है ना वो अल्टरनेटिव वाला प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेंगे। एक इसके अंदर होता है आपका स्विच। स्विच का मतलब होता है आपका कि ये मल्टीपल केस के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग, ये यूज करते हैं मल्टीपल केस के लिए यूज करते हैं। एक होता है आपका केस नाम का कीवर्ड होता है, केस यूज करते हैं ऑप्शंस के लिए हम लोग, ऑप्शन के लिए। एक होता है डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड भी होता है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं किसके लिए सर, फॉल बैक के लिए यूज करते हैं, फॉल बैक के लिए, ठीक है। और लूप तो आपको मैंने बता दिया। एक जंप कीवर्ड भी बताता हूं आपको मैं, एक होते हैं आपके जंप कीवर्ड। अब जंप कीवर्ड जो है ना सर आपके, इसका मतलब होता है कि प्रोग्राम को फ्लो को चेंज करते हैं ये वाले। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम का जो फ्लो होता है ना उसको बेसिकली चेंज करते हैं ये। जैसे एक जंप कीवर्ड इसके अंदर होता है आपका ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्या करता है, ये लूप को रोक देता है, लूप को क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है ये। एक आता है आपके पास में कंटिन्यू आता है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि ये बेसिकली स्किप करता है, ठीक है ना, स्किप करने के लिए ये। एक होता है आपका रिटर्न नाम का कीवर्ड है। रिटर्न जो है ना ये वैल्यू वापस करता है, आपका वैल्यू को रिटर्न करने के लिए होता है, वैल्यू रिटर्न करेगा ये। एक होता है गो टू कीवर्ड होता है। गो टू जो होता है ना ये जंप करने के लिए होता है, पर्टिकुलर किसी एक पे जंप करना हो आपको तो यूज करेंगे हम लोग। और इसके बाद में कुछ कीवर्ड होते हैं आपके पास में जिनको कहा करते हैं हम लोग स्टोरेज कीवर्ड बोलते हैं, स्टोरेज वाले। स्टोरेज में एक आता है ऑटो। ऑटो यूज करते हैं डिफॉल्ट स्टोरेज के लिए यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं डिफॉल्ट स्टोरेज के लिए। एक होता है कीवर्ड इसके अंदर जिसका नाम है आपका रजिस्टर। अब रजिस्टर जो है ना हमारे पास में यहाँ पे वो क्या रहेगा हमारे पास में, रजिस्टर का मतलब ये होता है आपका जो फास्ट एक्सेस करना हो ना आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये फास्ट एक्सेस के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद में यूज करते हैं हम लोग स्टैटिक की बात करते हैं, तो स्टैटिक जो है ना सर ये होता है फिक्स्ड मेमोरी के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग, ये यूज करते हैं हम लोग फिक्स्ड मेमोरी के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग। एक होता है आपके पास में यहाँ पे एक्सटर्न होता है। एक्सटर्न जो होता है ना सर ये ग्लोबल यूज के लिए होता है आपका, इसको बोला करते हैं हम लोग ग्लोबल यूज, ग्लोबल यूज के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ और भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ ये साइज वगैरह, एक कॉन्स्ट कीवर्ड भी बताता हूं आपको मैं। एक होता है ये कंट्रोल से बाहर है, वैसे अलग है, वैसे लिख रहा हूं मैं ये। एक होता है कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, ये कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये यूज करते हैं हम लोग कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं हम। एक साइज ऑफ कीवर्ड भी होता है सी लैंग्वेज में, साइज ऑफ यूज करते हैं हम लोग। साइज को अगर हमें चेक करना हो तो उसके लिए चेक करते यूज करते हैं इसका हम लोग। और इसके अलावा भी आपके पास में कीवर्ड कुछ है क्या, और भी कीवर्ड हो सकते हैं क्या, इतने तो एटलीस्ट आप लोगों को याद करने ही रखने हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको वो इंटीजर, फ्लोट और डबल और कैरेक्टर तो बता ही दिए, टोटल 32 होते हैं, पर ये मेन आप लोगों को मैंने कुछ तो पहले ही बता दिए थे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, वो तो मैंने बता ही दिए थे। एक मैंने लूप बता दिए, जैसे आपको फॉर, व्हाइल, डू है, ये लूप बता दिए हैं। और जंप कीवर्ड मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है, तो इनको तो याद रखना ही। इसके अलावा मैंने आपको ये टाइप, डेफ, स्ट्रक्ट है, यूनियन है, एनम है, ये भी तो याद कर सकते हो। तो ये जो सेक्शन है आपका, मतलब ये वाली जो स्लाइड है इसमें आपने इंटीजर वाला सेक्शन जो है ना ये अच्छे से पढ़ा है, इसको ढंग से आपको याद रखना है, ठीक है ना। और कांस्टेंट में न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग है, ये कांस्टेंट आते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है आपके पास में, ठीक है ना। ऑपरेटर वगैरह मैंने आपको भी समझा ही दिए, यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर मैं समझा चुका हूँ, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इफ एल्स वगैरह भी जान चुके हैं हम लोग कि इफ और एल्स क्या होते हैं, ये डिसीजन मेकिंग की स्टेटमेंट्स होती है एक्चुअली आपकी, ठीक है ना, कि किसी भी प्रोग्राम का सही है और गलत है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये। तो सिंपल इफ एल्स का मतलब है अगर कंडीशन सही होगी तो पहली स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर नहीं स्टेटमेंट सही हुई तो आपके पास में एल्स वाली स्टेटमेंट है वो चल जाएगी आपके पास में यहाँ पे। तो कहने का मतलब है ऐसा समझो कि डिसीजन अगर ऐसा हुआ तो ये करो, नहीं हुआ तो वो करो, इसका मतलब ये है। जैसे यूं समझ लो मैं आपको कहूंगा बारिश आ रही है छाता ले लो, नहीं आ रही तो बाहर आ जाओ, ऐसे बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इसमें आपके इफ एल्स स्विच यहीं पे यूज होते हैं। इफ जनरली एक बार एक कंडीशन चेक करेगी, तो एक कंडीशन सही है तो कोड चल जाएगा, नहीं है तो गलत हो जाएगा,
इफ एल्स जो है ना आपका, ये दो ऑप्शन देता है हमेशा आपका, इसका आउटपुट हमेशा छोटा आता है आपका, ठीक है ना। तो मतलब पहला अगर ट्रू है तो पहला ब्लॉक चलेगा, फॉल्स है तो दूसरा ब्लॉक चल जाएगा। नेस्टेड इफ जो है ना सर आपका, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इफ के अंदर इफ होता है, जब मतलब मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है ना हमें, तब हम लोग जो है ना इसका यूज करते हैं। बहुत सारी कंडीशन, कॉम्प्लेक्स कंडीशन चेक करनी होती है ना हमें, तब हम लोग इसका यूज किया करते हैं। कंडीशन के अंदर कंडीशन दे रखी हो हमें, अगर एक कंडीशन दे दी, जैसे मान लेते हैं कि एक इंटीजर डिफाइन कर दिया एग्जांपल से, एक इंटीजर a असाइन टू 10 कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने कर दिया इफ और इफ इसके अंदर a ग्रेटर देन 5 कर दिया आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद में इस प्रोग्राम को फिर स्टार्ट किया, फिर अंदर आपने एक इफ दे दिया और कहा कि a इज लेस देन 20 दे दिया आपने, ठीक है ना। फिर आपने प्रोग्राम प्रिंट कहा कि 5 से लेके 20 के बीच में वैल्यू को प्रिंट करो, जैसे पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन ऐसे चलेगी। तो दो लूप के अंदर लूप है, समझ लो। एल्स इफ लेटर जो होता है ना, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, उस टाइम पीरियड में इसका यूज होता है। तो मान लेते हैं किसी के मार्क्स 75 है, किसी की 70 से नीचे है, किसी की 50 से नीचे है, तो ये ऊपर से नीचे तक चेक किया जाएगा, जो पहले ट्रू होगा वही रन कर जाएगा वो। तो कई सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तब मार्क्स के हिसाब से बच्चों को ग्रेड देने वाला काम ऐसे कर सकते हो आप लोग। फिर स्टेटमेंट यूज करते हैं एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी हो तो हमें, ठीक है ना। इसका यूज करते हैं हम लोग एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू मैच अगर करनी हो ना आपको, तब हम लोग इसका यूज किया करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी हो, जैसे आपको कोई एक लिस्ट दे दी जाए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और आपको ऐसे लिख दिया जाए कि इंट डे लिख दिया, इंट डे असाइन टू 2 लिख दिया, और मैंने पहले मंडे लिखा, फिर ट्यूसडे लिखा, फिर वेडनेसडे लिखा। 2 पे क्या आएगा सर, तो 0 से स्टार्ट करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो 0 1 2, ठीक है ना। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, या आप लिख दो इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, 3 लिख दो, तो 2 पे ट्यूसडे आ जाएगा। वो तो डिपेंड करता है आप कैसे उसको प्रोग्राम को डिफाइन करते हो, मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। लूप मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तीनों लूप क्या होते हैं, एरे समझा चुका हूँ आपको, स्ट्रिंग बता चुका हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके अलावा फंक्शन रिकर्सिव जो आर्किटेक्चर्स होते हैं आपके पास में, फंक्शन रिकर्सिव आर्किटेक्चर जो है आपका, ये बेसिकली फंक्शन लाइफ साइकिल्स एंड कैटेगरीज के लिए है आपका। इसमें पैरामीटर पासिंग्स होती है आपके पास में यहाँ पे। तो ये आपके यूं समझो कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, ऐसा समझो आप लोग। फंक्शन है, एक काम करने वाला ब्लॉक है, तो एक फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, है ना। तो आप यूं समझो कि फंक्शन का फ्लो है। अब जैसे आप यूं समझो कि आर्ग्यूमेंट है, जो इनपुट हम देते हैं वो होता है। फंक्शन लॉजिक जो फंक्शन के अंदर काम करे, रिटर्न मतलब रिजल्ट आएगा आपका। तो फंक्शंस के 3 पिलर होगा। सबसे पहला तो डिक्लेरेशन होगा, सबसे पहले डिक्लेरेशन दी जाएगी, पहले बता देते हैं कि फंक्शन क्या करेगा, फिर हम डिफाइन करेंगे, बॉडी बताएंगे, फिर कॉल मतलब फंक्शन को यूज करेंगे। तो फंक्शन के अंदर क्या क्या हो सकता है, फंक्शन के अंदर जैसे मतलब नो आर्ग्यूमेंट मतलब कोई कुछ नहीं लेगा वो, ठीक है। नो रिटर्न मतलब इनपुट लेगा, आउटपुट नहीं देगा वो, है ना। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ आपके पास में। और एक होगा आपके पास में नो आर्ग्यूमेंट और रिटर्न, इनपुट नहीं है पर आउटपुट दे देगा आपका। आर्ग्यूमेंट और रिटर्न, इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी दे देगा आपके पास में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में होगा। तो ये 4 आपको दे रखे हैं, नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न, इसका मतलब कुछ नहीं लेता ना कुछ देगा। आर्ग्यूमेंट, इसके अलावा जो है ना आपका आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, आर्ग्यूमेंट का मतलब इनपुट ले लेगा, आउटपुट नहीं देगा। और इसके बाद में नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न है, इसका मतलब इनपुट नहीं है पर आउटपुट दे देगा। आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न है, इसका मतलब ये होगा कि इनपुट भी ले लेगा और आउटपुट भी ले लेगा ये, ठीक है। पैरामीटर पासिंग का मतलब होता है कॉल बाय वैल्यू, जैसे कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कॉपी भेजता है, ये ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है इसके अंदर। कॉल बाय रेफरेंस है, इसके अंदर एड्रेस भेजता है एक्चुअली ये वाला, ठीक है ना। एड्रेस पास करता है इसके अंदर आपका, तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। और रिकर्जन्स का मतलब होता है फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, अपने आप ही खुद ही कॉल करता रहता है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ बोलते हैं इसको, रिकर्जन का मतलब है अपने आप ही फंक्शन कॉल करता रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब मिरर के सामने हम खुद ही एक मिरर लगा दो तो एक शीशा दूसरे शीशे को देख रहा है, समझ लो, है ना। ये फंक्शंस और रजिस्टर्स तो आपके पास में स्टोरेज वाले होते हैं, स्टोरेज केस है आपके, कितना कितना वैल्यूज को जो है ना ये स्टोर कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर दिखाया गया। ऑटो है, एक आपके पास में यहाँ पे स्टैटिक्स होता है आपका, ठीक है ना। एक जो एक्सटर्नल फंक्शन होता है वो ग्लोबल फंक्शन के रूप में आता है आपका। रजिस्टर है, ये सीपीयू के रजिस्टर होते हैं, हाँ। तो ये तो खैर अलग से कुछ नहीं है, बस ये मेमोरी लाइफ साइकिल डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं हम लोग। इतना डायरेक्ट एज सच इतना कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टोरेज क्लास का मतलब यूं समझो कि वेरिएबल कहाँ है, कितने टाइम तक रहेगा, कौन उसको यूज करेगा, स्टोरेज क्लास इतना ही बताएगी।